गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस या यूजेस ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों के उपयोग एवं उनके महत्व। जीवाश्मों का महत्व और उनका उपयोग। क्या उपयोग है जीवाश्मों का भूविज्ञान में और क्या महत्व है जीवाश्मों का भूविज्ञान में, आज हम इस चीज की चर्चा करने वाले हैं। जैसे कल हमने बात की कि जीवाश्म मुख्य रूप से कालानुक्रम को, यानी किसी भी रॉक के एज को बताने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके साथ साथ ही वो उस समय की क्लाइमेटिक कंडीशंस की हमें जानकारी देता है। इसके अलावा जीवन के ट्रेसेस, लाइफ के जो ट्रेसेस हैं, हमें उन सब की भी जानकारी देता है। तो आज हम उन तमाम उपयोगों को और उसके महत्वों को हम यहाँ देखेंगे, जिसके लिए कि जीवाश्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी में कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कि जीवाश्मों के द्वारा कैसे हम कालानुक्रम को व्यक्त करते हैं। क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या कालानुक्रम। क्रोनोलॉजी यानी रॉक्स की, चट्टानों की क्या क्रोनोलॉजी है जीवाश्मों के आधार, इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो इसका महत्व वो है स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन, कि चट्टानों के साथ ये जीवाश्म किस प्रकार से अपना सहसंबंध स्थापित किए रहते हैं और उन चट्टानों के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। तो ये बिंदु होगा स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन या स्तरीय सहसंबंध। साथ ही हम पढ़ेंगे जूजियोग्राफी फॉनल माइग्रेशन, यानी प्राणी भूगोल या उनका प्रवास, कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो भिन्न भिन्न चट्टानें हैं और जो भिन्न भिन्न जीवाश्म या प्राणी पाए जाते हैं, उनको यदि हम एक किसी मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास करें तो उसमें जीवाश्म हमें किस प्रकार से सहायता देंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे एंशिएंट एनवायरनमेंट या पैलियोजियोग्राफी, कि पुराना जो जलवायु है या वातावरण है या जो पूरा भूगोल है, पूरा भूगोल, उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी जानकारी हमें जीवाश्म किस प्रकार देता है। उसी तरह से पैलियो क्लाइमेट, पुराना जलवायु, उसको समझने में जीवाश्म हमारी क्या मदद करेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट लाइफ, प्राचीन जीवन अभिलेख हमें जीवाश्मों की मदद से किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यानी जो एंशिएंट लाइफ है उसको हम किस प्रकार से जीवाश्मों की मदद से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर है विकासीय महत्व, इवोल्यूशनरी इंपोर्टेंस क्या है, यानी किस प्रकार के जीवाश्मों से प्रारंभ हुआ और रिसेंट पीरियड तक किस प्रकार के जीवाश्मों का विकास हुआ, उन सब की हमें जानकारी देगा। और हम सबसे अंत में देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण, किस प्रकार से जीवाश्मों की सहायता से हम इस पूरे टाइम पीरियड को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। इसी में ये जो है क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, पहला, यदि आपको ध्यान हो, याद हो, हमने एक वीडियो में देखा था जियोलॉजिकल टाइम्स या
स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिकल टाइम स्केल हमने पढ़ा था। उसमें हमने जब पृथ्वी बनी थी तब से लेके और आधुनिक समय तक यानी आज तक का जो समय है उसको हमने 5 कल्पों में, महाकल्पों में हमने उनको पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्कियन के बाद हमने पढ़ा प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, सीनोजोइक वगैरह। ये हमने 5-6 कल्प पढ़े थे, समय काल पढ़े थे, और इनको हम टाइम यूनिट बोलते हैं। ये तो कहलाते हैं टाइम यूनिट्स। और इसी तरह से एक है रॉक टाइम यूनिट, एक हमने देखा था रॉक टाइम यूनिट। रॉक टाइम यूनिट में हम बात करते हैं यानी शैल, इसको आप ऐसे समझिए, शैल अवधि इकाई, शैल अवधि इकाई। एक तो टाइम यूनिट यानी अवधि और एक शैल अवधि इकाई। तो शैल अवधि इकाई में जैसे हमने देखा था, एक हो गया सुपर ग्रुप, एक हो जाता है ग्रुप, इसी के साथ हो जाता है सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा था, आप यदि मेमोराइज करें, आपको यदि ध्यान आए, इससे पहले की क्लासों में, इससे पहले की वीडियो में हमने आर्कियन सुपर ग्रुप पढ़ा, हमने धारवाड़ सिस्टम पढ़ा, हमने कडप्पा सुपर ग्रुप पढ़ा। तो ये सब क्या है, ये सब रॉक टाइम यूनिट्स कहलाती हैं और ये टाइम यूनिट्स हैं। इन टाइम यूनिट्स को हम किस प्रकार से देखते हैं इन टाइम यूनिट्स को? इन टाइम यूनिट्स में आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले इरा, आप एक हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो बात की थी उसमें हमने इरा, आपका इपॉक, आप देखिएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को फिर से मेमोराइज करिएगा। इरा है, इपॉक है। इसके अलावा हम और जब इसको वेरीफाई करते हैं, अलग करते हैं, जैसे स्टेजेस है, सीरीज है, तो इस प्रकार से हम डिवाइड करके और इन अलग अलग कल्पों में हमने अलग अलग जीवाश्मों को देखा था कि अलग अलग टाइम पीरियड में और अलग अलग रॉक यूनिट्स में, सुपर ग्रुप या सिस्टम सीरीज में हमें अलग अलग तरह के जीवाश्म वो हमें मिले थे। तो इस प्रकार इन जीवाश्मों के आधार पर ही हम जो क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है या कालानुक्रम है उसको हम व्यक्त करते हैं। तो जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं या स्तरित शैल हैं, उनके प्रत्येक समूह में कुछ अभिलाक्षणिक जीवाश्म समुच्चय यानी कि फॉसिल असेंबलेजेस पाए जाते हैं, जो जैसा कि हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखा था। तो जीवाश्म समुच्चयों के वंश और जातियों में कुछ ऐसे वंश और जातियां होती हैं जो केवल समूह विशेष की शैलों तक ही सीमित होती हैं। तो जीवाश्म की ये वंश और जातियां समूह के अभिनिर्धारण में सहायक होती हैं, यानी उनको पहचानने में सहायक होती हैं, और इन्हीं जीवाश्मों को सूचक जीवाश्म कहते हैं। शैल अवधि की छोटी इकाइयां, श्रेणी और समुदाय भी जीवाश्म विशेष के वंश और जातियों की उपस्थिति से अभिलक्षणित होती हैं, और ये अभिलक्षणिक जीवाश्म उस इकाई से निम्न अथवा उच्च इकाई में नहीं पाए जाते हैं। मतलब यह है कि हर एक रॉक टाइम यूनिट में अलग अलग जीवाश्म हमको मिले। इसी तरह से दूसरा जो इसका महत्व है वो है स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन या स्तरीय सहसंबंध, कि किस प्रकार से
शैलों के साथ ये जीवाश्म अपना सह संबंध स्थापित करते हैं। देखिए, जीवाश्म हमें जब भी मिलेंगे वो हमेशा रॉक्स में ही मिलेंगे, चट्टानों में हमें दबे हुए मिलते हैं रॉक्स। तो यदि आप उन जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कर लें तो आप उस चट्टान की आयु का निर्धारण भी कर लेते हैं। मान लीजिए किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई एक चट्टान मिल रही है जिसमें कि वो जीवाश्म हमको पाया जा रहा है, और अन्यत्र किसी दूसरे क्षेत्र में उसी प्रकार की शैल यदि हमें मिलती है या उसी प्रकार का जीवाश्म यदि हमें मिलता है, तो हम उस दूरस्थ क्षेत्र की शैलों की का संबंध यहां मिलने वाले शैलों से हम उनका संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें बाधक हो सकती हैं इस चीज को सिद्ध करने में। जैसे जिस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि ये जरूरी नहीं कि कोई जीवाश्म जहां निवास करता है उसी जगह वो खत्म हुआ और उसी जगह उसका जीवाश्मन हो गया, यानी कि उसके फॉसिल्स बन गए, उसके जीवाश्म बन गए। ये जरूरी नहीं है। कई बार वो ट्रांसपोर्ट होके या किसी भी माध्यम से जहां वो निवास करता है उसके बजाय वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाके भी वो अभिगमित हो सकता है, स्थापित हो सकता है। तो यदि हम यहाँ की चट्टानों की तुलना किसी ट्रांसपोर्टेड हुए दूसरी जगह गए जीवाश्म की शैलों से यदि हम करें तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अब हमें वहां उसका सूक्ष्म अध्ययन करना होगा, जो ये जिससे ये सिद्ध होगा कि इन चट्टानों का आपस में क्या संबंध है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अवसादी शैलों को सह संबंधित करने में जीवाश्म अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाश्मों को उनकी आयु के अनुसार व्यवस्थित करने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि जो फॉसिलिफेरस रॉक्स हैं या जीवाश्मयी शैलें हैं, यानी कि जिन चट्टानों में जीवाश्म मिल रहा है, उनकी आपेक्षिक स्थिति का निर्धारण कर लिया जाए। ऐसे क्षेत्रों में जो गलित तथा प्रतिलोमित नहीं है, यानी कि फोल्डेड नहीं है, उनमें नीचे पाए जाने वाली शैल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट होती है, प्राचीन होती है, और ऊपर पाए जाने वाली जो रॉक्स हैं वो नई होती हैं, न्यू होती हैं। एक बार किसी क्षेत्र विशेष की शैलों का जो ये सीक्वेंस है तथा उसमें जो जीवाश्म मौजूद है उसकी आयु का यदि निर्धारण हो जाए और किसी नए क्षेत्र के रॉक्स के जीवाश्मों के अध्ययन और प्रारूपिक क्षेत्रों के जीवाश्मों से उसकी तुलना कर ली जाए, तो उस नए क्षेत्र की शैलों की आयु का निर्धारण की जा सकती है। चूंकि ये सह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथापि इसका जो उपयोग है वो थोड़ा सा भिन्न भी हो सकता है, इसमें कुछ व्यवधान भी हो सकता है जिसका निराकरण करना आवश्यक होता है। तो जीवाश्मों की सहायता से शैलों को सहसंबंधित करने में सबसे प्रमुख अवरोध विभिन्न ऐसे समकालीन जीवाश्म समुदायों की आयु का निर्धारण करने में है जो विभिन्न वातावरणों को दर्शाते हैं। और जैसा भी मैंने कहा आपको कि दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसकी ये है कि ये आवश्यक नहीं कि अपने जीवन काल में जहां ये निवास करते हैं वहीं ये समाप्त हों और उनके जीवाश्म बने। ये दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्टेड होके जा सकते हैं और वहां की चट्टानों में ये जीवाश्म बना सकते हैं। तो वहां की चट्टानों का संबंध यहाँ की चट्टानों से करना ठीक नहीं होगा, उसमें कोई भिन्नता हो सकती है। तो इस प्रकार जो है चट्टानों के साथ जो सह संबंध है, इसलिए सह संबंध को बनाते हैं जीवाश्म। तीसरा पॉइंट जो है वो है जू जियोग्राफी एंड फाउंडर माइग्रेशन, प्राणी भूगोल
और उन जीवाश्मों का प्रवास। वर्तमान की तरह प्राचीन काल में भी प्राणी समूहों के भौगोलिक वितरण में भौतिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्नता पाई जाती थी। जीवाश्मों की सहायता से विभिन्न भूवैज्ञानिक काल में पाए जाने वाले प्राणी समूहों का भौगोलिक वितरण हम एक किसी मैप पे, नक्शे पे हम दर्शा सकते हैं। और यदि ऐसे मैप्स की एक श्रृंखला तैयार की जाए जो विभिन्न भूवैज्ञानिक काल में प्राणी समूहों का भौगोलिक वितरण दर्शाता हो, तो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के नक्शे विभिन्न भूवैज्ञानिक काल में प्राणी समूहों के प्रवास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो इनके फाउनल माइग्रेशन है उसको आप दर्शा सकते हैं। उसी तरह से एंशिएंट इन्वायरमेंट या पैलियोजियोग्राफी की पूरा भौगोलिक वितरण इस प्रकार से जीवाश्म जो है वो हमें व्यक्त करते हैं, हमें दर्शाते हैं। जीवाश्मों के रूप और बनावट से भी प्राणी के निवास संबंधी वातावरण का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात जिन शहर समूहों में ये जीवाश्म पाए जाते हैं उनके अवसादन की परिस्थितियों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। समुद्री वातावरण में निक्षेपित शहर समूहों के जीवाश्म अलवण जलीय वातावरण और स्थलीय वातावरण से भिन्न होंगे। और यदि शहर समूह का अवसादन उथले समुद्र तथा तट के नजदीक के किसी क्षेत्र में हुआ है तो उस क्षेत्र के समुद्री जीवाश्म स्थलीय प्राणियों और वनस्पतियों के जीवाश्मों के साथ पाए जाएंगे। वहां ऐसे प्राणियों के जीवाश्मों के मिलने की संभावना होगी जो उथले जल में चट्टानों में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे फोलस जीवाश्म। इस तरह आप कह सकते हो कि जो जीवाश्मों की सहायता से प्राचीन काल में समुद्री तट की स्थिति तथा जल और थल के वितरण यानी कि ये जो पैलियोजियोग्राफी है का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से हम बात करेंगे पैलियोक्लाइमेट, पूरा जलवायु की। जीवाश्मों के अध्ययन से हमें उस समय की जलवायु, जिस समय की ये जीवाश्म प्राणी मौजूद थे, उस समय की जलवायु का भी अनुमान हमें लगता है, जिसको कि हम पैलियोक्लाइमेट या पूरा जलवायु कहते हैं। जीवाश्मों के गुणों की सहायता से प्राचीन कालीन जलवायु का भी अनुमान लगाया जा सकता है। वातावरण के अनेक घटकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चूंकि समुद्री प्राणियों की अपेक्षा वनस्पतियों का वितरण तापमान पर अधिक निर्भर करता है, अतः पूरा जलवायु को ज्ञात करने में स्थलीय वनस्पति समूह यानी कि लैंड फ्लोरा के जीवाश्म सबसे अधिक महत्व के सिद्ध हुए हैं। और आप जानते हो कि पर्मियन और कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड का जो गोंडवाना लैंड है उसमें एक विशेष प्रकार के वनस्पति समूह पाए जाते हैं, जिनको हम पर्मोकार्बोनिफेरस वनस्पति समूह कहते हैं। पर्मोकार्बोनिफेरस फ्लोरा हम उसको भी कहते हैं। यह वनस्पति समूह पर्मियन और कार्बनिक कल्पों में उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपस्थिति की ओर इंगित करता है। इसी प्रकार से जो जीवाश्म है वो रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट लाइफ यानी कि प्राचीन जीवन के ये एक तरह से अभिलेख होते हैं। फॉसिल्स जीवनों के अभिलेख होते हैं, लाइफ के ट्रेसेस के बारे में हमको बताते हैं। जीवाश्म प्राचीन और वर्तमान जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुए हैं। जीवाश्मों का अध्ययन जीव वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवाश्म के अंतर्गत न केवल वर्तमान में पाए जाने वाले प्राणियों के पूर्वज वरन कुछ ऐसे प्राणी भी आते हैं जैसे ग्रेप्टोलाइट, ट्राइलोबाइट, ये कुछ इस प्रकार के प्राणी जीवाश्म हैं जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, अभी हमें नहीं मिलते हैं। इन विलुप्त प्राणियों का अध्ययन केवल उनके जीवाश्मों की सहायता से ही संभव है।
इनका अध्ययन वर्तमान काल में पाए जाने वाले प्राणियों और वनस्पतियों के आपसी संबंध के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश होता है। अब इसके साथ ही आप देखेंगे इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस क्या है, विकासीय महत्व क्या है, कि किस प्रकार जीवाश्म जो है कैसे यूनिसेल्यूलर से जो है वो बहुकोषीय जीवों में, एक कोषीय जीवों से बहुकोषीय जीवों में किस प्रकार से परिवर्तित होते गए, किस प्रकार मिलते गए। प्राणी विकास के पक्ष में जो मूलभूत और अभिग्रहित प्राणी जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं वे अन्य किसी वस्तु से नहीं मिलते। पैलियोजोइक टाइम पीरियड से लेके और रिसेंट पीरियड की जो शेल्फ है उनमें पाए जाने वाले जीवाश्मों के अध्ययन से प्राणियों के विकास का एक अत्यंत चित्र जो है वो हमारे सामने उभर कर आता है कि कैसे एक के बाद एक अनगिनत जातियां अस्तित्व में आई, विकसित हुई और अपनी जटिलता की सीमाओं से होते हुए और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और फिर धीरे धीरे वे उनका जो है वो ह्रास होता गया, हुए धीरे धीरे वो विलुप्त भी होती गई अथवा नए वातावरण और जलवायु के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर नए रूप और किस्मों में विकसित हो पुनः स्थापित हो गई। विकास का यह क्रम अनंत है और अभी भी चल रहा है और ये चलता रहेगा। इसके साथ जो अंत में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। किस प्रकार से जीवाश्मों की सहायता से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो साधारणतया प्राणियों का वर्गीकरण उनके बाह्य लक्षणों अर्थात उनकी शरीर की जो आकारिकी है उनको आधार मानकर किया जाता है। बाह्य लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण में अनेक कठिनाइयां आती हैं, जैसे समरूपता के अनुसार विकसित प्राणियों के बाह्य गुण इतने अधिक समान होते हैं कि केवल उनके आधार पर इन प्राणियों को पहचान करना असंभव सा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो समरूपी जातियां जो हैं, जो यथार्थ में दो विभिन्न जातियों से विकसित हुई हैं, एक ही संघ, वर्ग या अन्य किसी इकाई के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने से भूल हो सकती है। इस प्रकार की भूल समाभिरूपता तथा अपसरण इत्यादि विकासी प्रवृत्ति वाले प्राणियों के वर्गीकरण में भी हो सकती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राणियों के आदर्श और शुद्ध वर्गीकरण के लिए उनकी उत्पत्ति विषयक ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी उनका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है उसका ध्यान में होना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार हम जीवाश्मों के महत्व और उनका जो उपयोग है उसके लिए हम इतने सारे बिंदुओं पर हम बात कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जीवाश्म किस प्रकार से भूविज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात जीवाश्मों के अध्ययन के बिना विशेषकर जो स्तरीय भूविज्ञान है या स्ट्रेटिग्राफी है या हिस्टोरिकल जियोलॉजी है उसको पढ़ना, उसको समझना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। यानी जीवाश्मों का अध्ययन अर्थात पैलेंटोलॉजी सब्जेक्ट को हमें देखना ही होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।